पॉलिटिकल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण क्या है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाएं क्या हैं, राष्ट्र निर्माण के सामने क्या चुनौतियां आती हैं, भारत ने कौन सी चुनौतियों का सामना किया, तो ये सब हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे और इसमें हमारा जो संदर्भ होगा वो भारत होगा। तो आइए इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ MCQ क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं और इन MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है राष्ट्र, जिसको अंग्रेजी में नेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए कि नेशन शब्द की उत्पत्ति नेशियो शब्द से हुई है, जो निम्नलिखित भाषा का शब्द है। यानी कि उस भाषा पूछ रहा है कि जो नेशियो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। नेशियो से नेशन बना है, जिसे हम हिंदी में राष्ट्र कहते हैं। तो नेशियो जो शब्द है वो ऑप्शन बी लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है इसमें नेटस शब्द का अर्थ क्या है। नेटस और नेशियो ये शब्द दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं और इन दोनों से ही राष्ट्र की उत्पत्ति या नेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो नेटस का अर्थ है ऑप्शन ए जन्म या नस्ल, बर्थ और रेस। थर्ड क्वेश्चन है वह जनसमूह जिसमें जातीय एकता हो और भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसा हुआ हो राष्ट्र कहलाता है। यह किसने कहा, ये किसका मत है। तो ये मत है मिस्टर बर्गेस का। मिस्टर बर्गेस जो कि बहुत ही फेमस पॉलिटिकल स्कॉलर हुए हैं, राजनीतिक विद्वान हुए हैं। उन्होंने अपने शब्दों में राष्ट्र को परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि राष्ट्र ऐसे लोगों का जनसमूह है जिनमें जातीय एकता पाई जाती है और जो एक भौगोलिक एकता वाले स्थान पर रहते हैं। बहुत सिंपल। अंग्रेजी में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है ये हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स या जो लर्नर्स हैं उनके काम का तो है ही, लेकिन इससे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं कि नेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग रेशियल यूनिटी और कास्ट यूनिटी एंड हु लिव ऑन ए प्लेस हैविंग जियोग्राफिकल यूनिटी। यानी कि लोगों का एक ऐसा समूह जिनमें एक जातीय एकता पाई जाती है और जो एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो देखने में एक जैसा ही लगता है, भौगोलिक एकता वाला क्षेत्र। यानी कि वो जो क्षेत्र है वो इधर उधर कहीं बिखरा हुआ नहीं है, डिवाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि बीच में एक क्षेत्र हो फिर आगे जाके छोड़ करके फिर दूसरा क्षेत्र हो, तो इस तरह से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र एक भूमि के एक टुकड़े पे ही बनता है, एक भूखंड पे ही बनेगा और उसमें एक भौगोलिक एकता होनी चाहिए, वो एक जैसा लगना चाहिए। ये बर्गेस का मानना है। तो बर्गेस ने जातीय एकता को राष्ट्र का आधार माना है, लेकिन इसके अलावा राष्ट्र बनने के और भी कई तत्व या कई आधार होते हैं जिन्हें हम स्पैरोकियल और कॉम्प्रहेंसिव दो भागों में बांट सकते हैं, समझ सकते हैं। जो पैरोकियल बेसिस है, यानी कि पैरोकियल का मतलब होता है संकुचित आधार। तो संकुचित आधार कोई एक तत्व पर आधारित होता है, जैसे कोई भाषा हो सकती है या जाति हो सकती है या धर्म हो सकता है, ठीक है, और या नस्ल हो सकती है। यानी कि ऐसे लोगों का समूह जिनमें जातीय एकता हो अथवा भाषीय एकता हो, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जिनकी भाषा एक जैसी हो,
या फिर जिनका एक धर्म हो, या फिर जिनकी एक नस्ल हो, और वो एक स्थान पर रहते हैं। स्थान पर तो स्थान की जो अनिवार्यता है वो तो है ही। तो अलग अलग राष्ट्रों के निर्माण में, जितने भी विश्व में राष्ट्र हैं, उनके निर्माण में अलग अलग तत्वों ने, अलग अलग फैक्टर्स ने भूमिका निभाई है। जैसे कि जर्मनी, इटली, फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे, फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि इटली में जो लोग रहते हैं वो इटालियन बोलते हैं, सब इटालियन स्पीकर हैं। दूसरा, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं, फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जापान में जापानीज़ बोलते हैं, रशिया में रशियन बोलते हैं। तो इस तरह से भाषा एक बड़ा फैक्टर और कारक रहा है। धर्म, रिलीजन ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ नेशन। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, हमारा जो पड़ोसी देश है, और भारत में से ही उसका विभाजन हुआ, भारत से ही वो अलग हुआ। पहले भारत का ही हिस्सा था, तो उसका निर्माण भी धर्म के आधार पर हुआ है। अफ़गानिस्तान का जो निर्माण है वो धर्म के आधार पर हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो धर्म के आधार पर बने हैं। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें से बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो धर्म के आधार पर बने हैं। लेकिन धर्म के साथ साथ वहाँ कुछ और तत्व भी थे जिन्होंने भूमिका निभाई, और उसमें एक था आपका उनकी संस्कृति, उनकी भाषा। क्योंकि अलग अलग समूह जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो सभी अलग अलग संस्कृति को मानते हैं, या उनकी अलग अलग भाषा है, अलग अलग उनका पहनावा है, अलग अलग उनका परंपराएं हैं, लेकिन धर्म एक है। तो धर्म ने वहाँ इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले किया। अगर धर्म रोल प्ले करता तो सारे इस्लामिक जो देश बने हुए हैं वो सब एक राष्ट्र होते। तो वहाँ कुछ दूसरे फैक्टर्स भी थे। तो ये है पैरोकियल, जो कि एक तत्व के आधार पर बनता है राष्ट्र। चाहे वो भाषा हो सकती है, चाहे वो धर्म हो सकता है, जाति हो सकती है, नस्ल हो सकती है। दूसरा जो आधार है वो होता है व्यापक आधार, जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव बेसिस कहते हैं, कॉम्प्रहेंसिव बेस या बेसिस। तो कॉम्प्रहेंसिव जो बेस है, यानी कि व्यापक जो आधार है, उसमें कोई एक तत्व नहीं होता, बल्कि कई तत्व मिलकर काम करते हैं। वहाँ एक तत्व के आधार पर राष्ट्र नहीं बनता है। वहाँ आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलेगी। अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत। इंडिया इज़ ए कंट्री हैविंग डाइवर्सिटी, diversity of religion, diversity of caste, diversity of languages. Different languages are spoken in India. Different religions are practiced in India. People having different castes, different cultures. So we can say that in India we have diversity. Though we have unity, फिर भी हमारे पास यूनिटी है, एकता है। तो इस आधार पर हम जब पैरोकियल से अलग हटके जब हम एक कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन देते हैं राष्ट्र की, तो फिर हम कहते हैं कि नेशन इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग लव एंड रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हैविंग फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। यानी कि जब लोगों में, यद्यपि वो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन उनमें एकता की भावना है, उनमें एकजुट रहने की भावना, एक साथ रहने की भावना है कि हम एक साथ रह सकते हैं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र बनता है उसे हम ऐसा राष्ट्र कहते हैं जो व्यापक आधार पर बना हुआ होता है। यानी कि डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत एक राष्ट्र है। अगर हम यहाँ अलग अलग तत्वों को लेंगे तो फिर तो बहुत सारे राष्ट्र बनने का खतरा हो जाएगा।
अलग अलग इतनी सारी हजारों जातियां हैं, सैकड़ों धर्म हैं, 22 भाषाएं हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उसके अलावा और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, कहीं हिली एरियाज़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो कहीं मैदान है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं समुद्र के साथ लगता हुआ बीच वाला एरिया है। तो इसमें तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में व्यापक दृष्टिकोण को हमने अपनाया है और फिर हमारा एक राष्ट्र बना है। इस डाइवर्सिटी के बावजूद हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हालांकि इस एकता को मजबूत करने का काम, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का जो काम है, वो मुख्य रूप से हमारा भारत का संविधान करता है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द citizens of India united. It is the Constitution of India which plays important role in making the country integrated. अखंड बनाने का जो काम है वो भारत का संविधान करता है। Because it provides rights to all citizens. It provides freedom to all citizens. It provides opportunity of डेवलपिंग देयर पर्सनैलिटीज़। तो इस आधार पर भारत का संविधान जो है भारत की एकता और अखंडता का प्रमुख सूत्रधार है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राष्ट्र के निर्माण में सहायक तत्व क्या हैं। यानी कि राष्ट्र के निर्माण में कोई एक तत्व काम करता है। जैसे अगर हम संकुचित दृष्टिकोण से देखें तो वो क्या हो सकता है? ए, नस्ल की समानता, बी, धर्म की समानता, या सी, भौगोलिक एकता, या डी, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्र के निर्माण में ये सभी उपयुक्त सभी जो तत्व हैं ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कहीं नस्ल का जो फैक्टर है वो हावी रहता है, तो कहीं धर्म का फैक्टर हावी होता है, कहीं भौगोलिक एकता वाला, कहीं जातीय एकता वाला, कहीं भाषाई एकता वाला तत्व हावी रहता है और उस आधार पर राष्ट्र बन जाते हैं। तो ये सभी तत्व हैं जो अलग अलग कहीं जो है अपनी भूमिका निभाते हैं। अगला है राष्ट्र निर्माण एक प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण एक कैसी प्रक्रिया है? ए, एक पक्षीय, बी, दो पक्षीय, सी, बहुआयामी या बहुपक्षीय, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, बहुआयामी। इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। नेशन बिल्डिंग इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो इसमें कई सारी जो है कई पक्ष होते हैं जो राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। लोगों में एकता की भावना, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, लोगों में मैत्री भाव, भाईचारा पैदा करना, और फिर राष्ट्र का विकास, देश का विकास, वहाँ की तकनीकी विज्ञान का विकास, उद्योगों का विकास। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र को कमज़ोर करने के लिए भी कुछ तत्व हैं, कुछ कारक हैं जो राष्ट्र को कमज़ोर करते हैं, जिन्हें राष्ट्र निर्माण की बाधाएं भी कहा जाता है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण एक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि जो सिर्फ एक क्षणिक प्रक्रिया नहीं है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस, लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन राष्ट्र का निर्माण होता है, हर दिन राष्ट्र की मजबूती के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। कि जिस दिन हमारी राष्ट्र की जो लोगों की जो एकता है वो भंग हो गई तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी। उसके साथ ही राष्ट्र के लिए खतरा भी पैदा हो जाएगा। तो राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है, जो लगातार चलती है, और ये सरकार और नागरिकों का दायित्व है कि वो इस प्रक्रिया को सही तरह से
इसे चलाएं और एकता, लोगों की एकता को बनाए रखें। ऐसे निर्णय और ऐसी नीतियां बनाएं जिनसे एकता बनी रहे। जिस दिन ये एकता भंग हो गई, उस दिन कोई भी राष्ट्र हो, उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अपने पड़ोस में श्रीलंका को। श्रीलंका में तमिल्स की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो सिंहली हैं, जिनको हम सेनालाज कहते हैं अंग्रेजी में, तो सिंहलियों ने क्या किया, वहाँ पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया और तमिल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तमिल्स के अधिकार एक तरह से उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। उनको शिक्षा, उनको रोजगार, सरकारी नौकरियों में उनकी उपेक्षा की गई। और वहाँ पर 1956 में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे सिंहलियों का प्रभुत्व और मजबूत हो गया। इस सब से परेशान होकर तमिल्स ने वहाँ पर हिंसा का सहारा लिया और वहाँ गृह युद्ध हो गया, सिविल वॉर हो गया। उस स्थिति को हालांकि भारत की सहायता से और संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से हैंडल कर लिया गया, उसको संभाल लिया गया, अन्यथा श्रीलंका का विभाजन हो जाता। तो देश में एकता का होना बहुत ज़रूरी है, भाईचारे का होना बहुत ज़रूरी है। वो तभी होगा जब सबको अधिकार मिलेंगे, सबको सम्मान मिलेगा और सबको राजनीतिक हिस्सेदारी, जिसको हम पावर शेयरिंग कहते हैं, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी होगी, तभी ये सब संभव हो सकता है। तभी भारत जैसा देश एक रह सकता है, अमेरिका जैसा देश एक रह सकता है, और चाहे कोई भी देश हो, तो वहाँ पर लोगों में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन छठा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियाँ थीं? जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमने कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। चुनौतियाँ थी हमारे सामने कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे कि हमारा देश आगे एकजुट रहे, देश आगे तरक्की करे, क्योंकि एकजुट रहना और तरक्की करना दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एकजुट नहीं रहेंगे तो फिर भी देश एक नहीं रह सकता, और अगर विकास में पिछड़ गए हम तो भी देश पर खतरा मंडरा जाता है, क्योंकि वहाँ क्रांति होने का डर रहता है। जहाँ ज़्यादा गरीबी बढ़ेगी तो वहाँ क्रांति होने की संभावना बन जाती है, ज़्यादा शोषण बढ़ेगा तो क्रांति होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो हमारे सामने 3 प्रमुख चुनौतियाँ थीं, चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी लेकिन उनमें से 3 प्रमुख थीं, तो वो कौन कौन सी थीं? ऑप्शन ए है समायोजन और एकता की, बी लोकतंत्र की स्थापना की, सी विकास और जन कल्याण की, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, डी। ये सभी जो तीनों चुनौतियाँ दी हुई हैं, ये तीनों ही प्रमुख चुनौतियाँ थीं जिनका भारत ने आज़ादी के तुरंत बाद सामना किया। ठीक है, तो what were the challenges which India faced on the eve of independence? So on the eve of independence, India faced 3 major challenges that were accommodation and unity. कि जो लोग हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उन सब में एकता बनी रहे। और वो एकता तभी बनेगी जब हम उनको एकोमोडेट करेंगे, उनमें समायोजन हम रखेंगे। मतलब कि उन्हें ये एहसास कराएंगे कि भाई आप सभी को बराबर के अधिकार हैं और आप जो है इस देश में आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के। तो फिर अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहेंगे तो हम एकजुट रह पाएंगे और देश भी हमारा एकजुट रह पाएगा। तो एक बड़ी चैलेंज थी ये, एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज था कि देश को हमें एकोमोडेट करना है। जो हमारे विभिन्न
समुदायों के लोग भारत में रहते हैं उनको एकोमोडेट करना है, उनको समायोजित करना है, उनको एडजस्ट करना है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम यहाँ पर बेगाने हैं या पराये हैं और हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो सबको ये लगना चाहिए कि इट इज़ आवर लैंड, इट इज़ आवर कंट्री, इट इज़ आवर मदरलैंड। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारा देश है। ये सबको ये लगना चाहिए। और वो कब लगेगा? जब सबको समान अधिकार मिलेंगे, सबको स्वतंत्रता मिलेगी, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे, सबको जो हमारे राजनीति है, पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिक्स है, उसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा, पावर शेयरिंग में उनका हिस्सा होगा। तो इस तरह से ये लोग जो है एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, तो देश भी एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। बी, तो इसके लिए फिर हमने बहुत सारे कदम उठाए और सबसे बड़ा कदम हमारा भारत का संविधान है, जो सभी को बराबर समझता है, सभी नागरिकों को। उसकी दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, चाहे उसकी जाति कोई हो, उसका धर्म कोई हो, वो कोई भाषा बोलता हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। बी था लोकतंत्र की स्थापना करना। एक ये भी चुनौती थी, क्योंकि हम 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए थे और हमें कोई ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था एक डेमोक्रेसी को चलाने का। और उसके अलावा हमारी जो जनसंख्या थी, जो जनता थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा भाग उसका अशिक्षित था, इलिटरेट, यानी कि लगभग 17% लोग ही उस वक्त पढ़े लिखे थे और लगभग 83% यानी 80% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो अनपढ़ थी, अशिक्षित थी। क्लियर? और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पॉवर्टी थी। विकास में हम बहुत पिछड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो एक गरीब लोगों का समूह है या अशिक्षित लोगों का समूह है, वहाँ पर लोकतंत्र कैसे कायम होगा, वो काम कैसे करेगा, ये एक बड़ा चैलेंज था। और ये चैलेंज भी हमने अपने भारत के संविधान के द्वारा इस चैलेंज को भी स्वीकार किया और उसको हल करने का प्रयास किया और उसमें हम सफल हुए। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट ही नहीं, इट इज़ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। क्योंकि भारत के साथ जो देश आज़ाद हुए थे, भारत के आसपास उस समय, तो वो उन देशों में भी डेमोक्रेसी आई, लेकिन वो अपनी डेमोक्रेसी को स्थिर नहीं रख पाए, बचा नहीं पाए। कई बार वहाँ डेमोक्रेसी पर हमले हुए और वहाँ डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। मिलिट्री रूल वहाँ पर आ गए, सैनिक तंत्र स्थापित हो गए, डिक्टेटरशिप वहाँ आ गई। लेकिन भारत 1947 से लेकर के आज तक एक डेमोक्रेसी है। हालांकि समय समय पर बीच बीच में कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले हमें जब डेमोक्रेसी के लिए खतरा उत्पन्न हुआ और वो हमारे जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसकी तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई डेमोक्रेसी को कोई खतरा पैदा हो रहा है या हुआ है क्या। लेकिन बावजूद इसके मोटे तौर पर भारत एक सफल लोकतंत्र है और आने वाले सालों में भी इसके सफल रहने की पूरी संभावना है ड्यू टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान, वर्तमान संविधान की बदौलत, हमारे वर्तमान संविधान की वजह से हम एक मजबूत लोकतंत्र हैं। अगला प्रश्न है, अगला इसमें जो चुनौती थी वो थी विकास और जन कल्याण, कि हमें गरीब जो लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनका कल्याण करना है, उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाने हैं ताकि वो गरीबी से बाहर आएँ, अशिक्षा से बाहर आएँ और भारत के लोग भारत के लिए एक असेट बने, न कि लायबिलिटी, असेट बने भारत के लिए। तो उन्हें हमें पढ़ने लिखाने के लिए स्कूल खोलने थे, कॉलेज खोलने थे, यूनिवर्सिटीज़ खोलनी थी
उनके इलाज के लिए अस्पताल बनाने थे, डिस्पेंसरीज इस्टेब्लिश करनी थी, सेटअप करनी थी, देश में विकास के लिए सड़कें बनानी थी, हमें बांध बनाने थे, ब्रिज बनाने थे, फ्लाईओवर्स बनाने थे, रेलवे लाइन बिछानी थी। तो इतनी सारी जो है ज़रूरतें थी हमारे सामने, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इंडिया उस समय एक पुअर कंट्री के तौर पर ही था, क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत का शोषण अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था और बहुत यहाँ से बड़ी मात्रा में धन की निकासी हुई थी, जिसे हम वेल्थ ड्रेन कहते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजना के तहत उन लक्ष्यों को धीरे धीरे पाया और आज उन रणनीतियों की वजह से, उस प्लानिंग की वजह से, प्लान्ड इकोनॉमी की वजह से हम इस स्थिति में हैं कि आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये सारी चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों से हमने पार पा लिया है। हालांकि अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी भी बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, अभी भी गरीबी भी एक समस्या है, बहुत सारे हमारे यहाँ पर अभी गरीब लोग भी हैं, है ना। तो फिर भी मोटे तौर पर भारत ने बहुत तरक्की की है। अगला प्रश्न है 7th कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, नेहरू भारत में किन आदर्शों को प्रतिस्थापित करना चाहते थे? यानी कि व्हाट वर द आइडियल्स विच जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वांटेड टू एस्टैब्लिश। कौन से आदर्श थे? ए समाजवाद, बी धर्मनिरपेक्षवाद, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म दोनों ही ऐसे सिद्धांत थे, ऐसे मूल्य थे जिनसे नेहरू बहुत ज़्यादा उनको प्रेम करते थे, उन मूल्यों को, और उन मूल्यों को भारत के सिस्टम में स्थापित करना चाहते थे। और यही कारण है जब भारत का संविधान लागू होता है तो उसमें उसको संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर खुद अपने आप में एक बहुत बड़े पैरोकार थे पंथ निरपेक्षता के, और इसके बावजूद नेहरू जी भी खुद अपने आप में एक बड़े पक्षकार थे पंथ निरपेक्षता के, धर्मनिरपेक्षता के। समाजवाद में उनका यकीन था कि संसाधनों का इस तरह से लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो, संसाधनों का कुछ लोगों के हाथ में संकेंद्रण ना हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड नॉट बी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। ये इसके बारे में काफ़ी नेहरू जी सोचते थे। तो समाजवादी पक्ष कहते हैं इसको कि जब संसाधनों के ऊपर सरकार का नियंत्रण हो और उन संसाधनों का इस्तेमाल अधिकतर लोगों की भलाई के लिए किया जाए, तो ऐसी व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। तो दोनों ही उनके आदर्श थे। दूसरा 8वां क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित था? भारत का विभाजन बी इसका उत्तर है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी। This was the two nation theory that was propagated by the Muslim League Party, and on the basis of this theory, Jinnah demanded for a new country, a new nation, that is Pakistan, और इसी के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भारत कोई एक राष्ट्र नहीं बल्कि यहाँ पर 2 राष्ट्र हैं, यानी कि 2
धर्म के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र और मुस्लिम के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं उनके मन में असुरक्षा की भावना थी, और सबसे ज़्यादा उनके मन में जो भावना थी वो थी महत्वाकांक्षा, पद की महत्वाकांक्षा, कि अगर मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा अलग तो फिर वो उस पर जो है बड़े पद पर बड़ा पद उनको मिल जाएगा, वो देश को लीड करेंगे, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि भाई मुस्लिम लीग ने, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये भी शर्त रखी थी नेहरू जी के सामने या देश के सामने कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं इस मांग को छोड़ दूंगा। लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी और आखिरकार भारत का विभाजन हो गया। 9वां प्रश्न है, विभाजन से पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है सी। विभाजन से पहले भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी, और विभाजन के बाद 36 करोड़ रह गई, क्योंकि 4 करोड़ लोग पाकिस्तान वाले एरिया में चले गए। 10वां क्वेश्चन है, पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। 11वां प्रश्न है, भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग के किस नेता ने की? तो अभी हमने जैसे कि बताया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने की, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। 12वां, विभाजन की प्रक्रिया का निम्न समस्याओं से सामना हुआ, यानी कौन सी समस्याएं थीं जो विभाजन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था, वो इतना आसान नहीं था कि नेताओं ने डिस्कस जो है निर्णय लिया और उसको हमने ज़मीन पे उतार दिया बहुत आसानी से, ऐसा नहीं हुआ। समस्या ये थी कि भाई मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम्स वर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। देयर वर सम पॉकेट्स वेयर large portion of Muslim population lived, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, लगभग पूरे भारत में वो फैले हुए थे। तो आप कौन से हिस्से को पाकिस्तान बनाओगे? इट वाज ए प्रॉब्लम, क्योंकि मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। पंजाब वाला एरिया, इधर बंगाल वाला एरिया, तो यही 2 बड़े क्षेत्र थे जहाँ पर मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र थे, और इस विभाजन का सबसे ज़्यादा असर इन्हीं 2 क्षेत्रों पे पड़ा। बंगाल से एक अलग क्षेत्र, जिसको हम ईस्ट बंगाल कहते थे, वो ईस्ट बंगाल ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया। और जो पंजाब हमारा हिस्सा था, पंजाब के साथ जो लगता एरिया था, उस पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा, और गुजरात के साथ लगता जो सिंध था, है ना, वो पूरा जो एरिया था वो भी मुस्लिम पॉपुलेटेड था, और वहाँ भी जो है पार्टीशन हुआ और उस क्षेत्र को वेस्टर्न पाकिस्तान का नाम दिया गया। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान 2 जगह स्थित था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। यानी आज का पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान था। ठीक है, तो बाद में फिर वो ईस्टर्न पाकिस्तान जो था, वहाँ के लोगों को लगा कि भाई हम जो है इनके साथ एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में एक भौगोलिक एकता वाला क्षेत्र भी नहीं था। पाकिस्तान 2 जगह बसा हुआ था। दूसरी बड़ी समस्या थी कि कल्चर दोनों का अलग अलग था, भाषा दोनों की अलग, और दोनों का जो है पहनावा अलग, दोनों की संस्कृति अलग। तो इसलिए वहाँ के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक पार्टी बनाई, एक और पार्टी बन करके वहाँ पर उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया, और फिर वह एक मांग आई कि भाई हमारा ईस्टर्न जो पाकिस्तान है इसको अलग बांग्लादेश बना दिया जाए, और 1971 में फिर वो बांग्लादेश बन गया। तो एक पहली समस्या थी कि मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। दूसरा अल्पसंख्यकों की समस्या थी, माइनॉरिटीज़ की समस्या थी कि वो जो मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र जो थे उनमें जो दूसरे लोग रहेंगे वो अल्पसंख्यक हैं, और जहाँ हिंदू रहते हैं उनमें जो लोग ज़्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो बाकी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो उन अल्पसंख्यकों को क्या होगा, ये एक बड़ी समस्या थी। तीसरा था, इसमें मुस्लिम क्षेत्रों के भीतर भी असहमति थी, यानी कि कुछ मुस्लिम क्षेत्र नहीं चाहते थे कि हम जो है अलग बने, अलग पाकिस्तान में शामिल हों। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं
चाहे वो बिहार रहा हो, जो अंदरूनी पार्ट हैं भारत के, जहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, दिल्ली में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, हरियाणा का जो मेवात है पूरा, इसमें मुस्लिम रहते हैं, राजस्थान में बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं। तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है भारत में जहाँ पर मुस्लिम ना रहते हों। तो उन्होंने वहाँ जाने का निर्णय नहीं लिया, वो यहीं रह गए। ठीक है, तो ये डी उसका है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी समस्याएं थीं जिनका विभाजन की प्रक्रिया ने सामना किया। इसके अलावा 1947 में भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? 13th क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो ए है राष्ट्रीय अखंडता की, बी जनसंख्या की, सी उद्योग की, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय अखंडता की, कि देश को हमें अखंड रखना है, देश को अखंड रखना है, आगे फिर ये विभाजन ना हो। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं कौन सी थीं? तो इसका उत्तर है भौगोलिक दूरी की समस्या, शरणार्थियों की समस्या और गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या। तो इसका उत्तर है डी उपयुक्त सभी, यानी कि जो भारत की विभाजन के बाद कौन समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, तो वो थी भौगोलिक दूरी की समस्या थी एक, तो बी शरणार्थियों की समस्या थी, और सी गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या थी। 15वां क्वेश्चन है, भारत को औपनिवेशिक विरासत के रूप में क्या मिला था? ए शरणार्थी स्थापन, बी राज्यों का पुनर्गठन, सी कश्मीर समस्या। तो इसका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। भारत को औपनिवेशिक विरासत में, यानी कि अंग्रेज हमारे लिए क्या क्या समस्याएं छोड़ के गए, वो शरणार्थियों की स्थापना की समस्या भी थी कि बहुत सारे विस्थापित हो गए थे लोग, और क्योंकि देश का विभाजन हो गया तो बहुत सारी जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था उधर से बहुत सारे हिंदू जो है माइग्रेट करके, हिंदू और सिख भारत आए, और भारत से बहुत सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान की तरफ गए। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर जो हिंदू या सिख आए पाकिस्तान से, उनको स्थापित करना था। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन करना था, कि जो हमारे राज्य थे उनको हमें रीऑर्गेनाइज करना था। ये भी एक समस्या थी, क्योंकि बहुत सारी देसी रियासतें थीं, और उन देसी रियासतों को फिर राज्यों में हमें एकजुट करना था, क्योंकि 565 रियासतें थीं, उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। अगर 565 रियासतों को हम अलग अलग राज्य बना देते तो बहुत संख्या में राज्य बन जाते। तो हमने उन देसी रियासतों को मर्ज करना था राज्यों के साथ, जिसको कहते हैं राज्यों का पुनर्गठन। सीता कश्मीर समस्या भी एक समस्या थी, कि भाई जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ से गए और भारत आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान ने कुछ ट्राइबल पीपल के साथ मिलकर के भारत कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और उसी दिन से एक समस्या बन गई है कश्मीर भारत के लिए, क्योंकि कश्मीर ने अलग रहने का निर्णय लिया था। राजा हरि सिंह डिसाइडेड टू बी सेपरेट कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक समस्या थी हमारे सामने वो, लेकिन बाद में उस समस्या का समाधान कर लिया गया, और कश्मीर उस भारत में उसका विलय हो गया। आर्टिकल 370 संविधान में जोड़ा गया, और उसके तहत भारत में उसको विलय कर लिया गया। 16वां प्रश्न है, भारत के छोटे और बड़े प्रदेश जिन पर शासकों या महाराजाओं का शासन था, उन्हें क्या कहते थे? तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए है इसका, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट्स। उनको प्रिंसली स्टेट या फिर देसी रियासत कहते थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, विभाजन के समय भारत में कुल देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर है सी 565। जब देश का बंटवारा हुआ और तो उस समय भारत में 565 देसी रियासतें थीं। 18वां क्वेश्चन, जूनागढ़ का अधिग्रहण कब किया गया? तो जूनागढ़ का अधिग्रहण
20 फरवरी 1948 को किया गया। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ वाज अनेक्स्ड इन ऑन फरवरी 20, 1948। क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्कस करना ज़रूरी है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के का जो आधार था वो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया था। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947, जिसने 3 शर्तें उसमें मुख्य रूप से थी कि भाई पहला कि भारत और पाकिस्तान यानी कि इंडिया जो है उसके 2 देश होंगे, 2 टुकड़े होंगे, उसमें से 2 देश बनेंगे, एक इंडिया कहलाएगा, एक पाकिस्तान कहलाएगा। दूसरा था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट हैं, देसी रियासतें, वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकती हैं या फिर भारत के साथ शामिल हो सकती हैं। और तीसरा बहुत खतरनाक जो उसमें शर्त थी वो ये थी कि भाई इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि भाई वो चाहे तो खुद स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हैं। तो इसका लाभ उठा करके इस शर्त का कुछ ऐसी रियासतें रह गईं जिन्होंने आज़ाद देश बनने का फैसला किया, भारत से अलग रहने का फैसला किया। और उनमें कश्मीर एक थी, जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ था, एक त्रावणकोर था, एक मणिपुर थी और एक हैदराबाद। इन रियासतों ने अलग रहने का फैसला किया था। बाकी सभी रियासतों को भारत में मिला लिया गया था। कुछ रियासतों को, अधिकतर को प्यार से ही वो मान गए थे, और क्योंकि छोटी छोटी रियासतें थी तो उन्होंने भारत के साथ ही मिलने में ही अपनी भलाई समझी। और कुछ को जो है यूज़ ऑफ फोर्स, शक्ति का इस्तेमाल करके भारत में मिला लिया गया था। तो उनमें से जूनागढ़ भी था, और इस तरह से जूनागढ़ भी भारत में जो है शामिल होता है 20 फरवरी 1948 को। हालांकि यहाँ पर एक प्लेबिसाइट हुआ था, लोगों से राय मांगी गई थी, पूछी गई थी कि भैया आप क्या चाहते हैं, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में जाना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। तो अधिकांश लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया कि भाई वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तरह से 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। अगला है 19वां क्वेश्चन है कि छोटे राज्यों के भारत में विलय के समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की किसने? छोटे राज्यों को भारत में मिलाया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और वाइटल रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री बाय मर्जिंग अदर प्रिंसली स्टेट्स, स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो इसका उत्तर जो है हैदराबाद का विलय सितंबर 1947 में हुआ। तो सितंबर 1947 में जो है हैदराबाद भारत में मिल गया। हालांकि उसमें शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा था। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने साफ मना कर दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे और हम हैदराबाद जो एक अलग प्रिंसली स्टेट रहेगा। लेकिन भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई कैसे एक भारत के बीच में एक जो है अलग देश रहे, चारों तरफ इंडिया रहेगा, बीच में कोई छोटा सा एक देश रहे इसमें। तो फिर यहाँ पटेल जी ने जो है सेना भेजी और सेना भेज करके वहाँ शक्ति दिखाई और फिर निज़ाम को घुटने टेकने पड़े और उसने भारत में फिर उसे भारत में मिलना पड़ा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, अलग आंध्र प्रदेश राज्य का उदय किस वर्ष में हुआ? तो अलग आंध्र प्रदेश राज्य का उदय 1953 में हुआ। और यहाँ ये बहुत बताना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट दैट वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना, क्योंकि यहाँ 1952 में एक आंदोलन शुरू हो गया आंध्र राज्य बनाने के लिए, आंध्र स्टेट या आंध्र राज्य। और उसका नेतृत्व श्री रामुलु पोट्टी ने किया, जो कि उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो
फास्ट अनटू डेथ, यानी कि अनशन पर बैठ गए। अनशन ज़्यादा लंबा चल गया और इस वजह से श्री रामुलु पोटी जी का निधन हो गया ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से, हड़ताल की वजह से, भूख हड़ताल की वजह से, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई, लोग भड़क गए, दंगे हो गए। तो फिर भारत ने वहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाज द पार्ट ऑफ मद्रास। पहले आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जो था वो मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो फिर मद्रास स्टेट में से अलग राज्य बनाया गया, आंध्र राज्य 1953 में, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश का तेलंगाना और सीमांध्र में विभाजन कब हुआ? और फिर इस आंध्र प्रदेश का आगे विभाजन भी हुआ है, क्योंकि जो विभाजन तो पहले उन्होंने भाषा के आधार पर कर तो लिया, लेकिन बावजूद इसके वहाँ पर कुछ डिफरेंस रह गए लोगों के बीच में। और हालांकि वहाँ कुछ भौगोलिक कारण है कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमें तेलंगाना बना दिया जाए, चाहते थे। तो तेलंगाना आंदोलन वहाँ शुरू हो गया था कि भाई आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग बनाया जाए, क्योंकि तेलंगाना की अपनी एक अलग पहचान है, उसकी अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी है। तो बाद में फिर 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनः विभाजन हुआ और ये फिर तेलंगाना और सीमांध्र में इसका बंटवारा कर दिया गया 2014 में। इसके अलावा एक और विभाजन, बहुत सारे जो है राज्य बने हैं भारत में, जैसे कि आगे उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश की जो समस्या आई तो इस समस्या ने और प्रदेशों में भी इस आवाज़ को उठाने का अवसर दे दिया। दूसरे राज्य थे वहाँ भी लोग अब अलग राज्य बनाने की मांग करने लग गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर। तो इस समस्या को का एक परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए, एक स्थायी समाधान देने के लिए भारत सरकार को एक आयोग बनाना पड़ा, जिसको हम राज्य पुनर्गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं। तो इसका जो गठन हुआ, ऑप्शन सी इसका उत्तर है, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन सी 22 दिसंबर 1953। 24 राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? यानी कि व्हेन डिड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट? तो इसका जो उत्तर है, सी ऑप्शन है इसका, 30 दिसंबर 1955। इट वाज 30 दिसंबर 1955 व्हेन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब उसी जुड़ा और क्वेश्चन है कि भाई 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि इसमें इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 सदस्य थे। इट वाज ए 3 मेंबर बॉडी, इट वाज ए 3 मेंबर कमीशन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति फजल अली, बी हृदयनाथ कुंजरू, सी के.एम. पणिक्कर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए है, न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली इस 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और जो बीच 2 नीचे के हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर साहब, ये दोनों भी उस आयोग के सदस्य थे। तो ये 3 सदस्य थे, इनमें से न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, जिनमें से फजल अली साहब जो है इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसके बाद 26, क्वेश्चन नंबर 26, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कब लागू किया गया था? यानी कि उसने रिपोर्ट, उसका गठन कब होता है? गठन होता है 1953 में। रिपोर्ट कब सबमिट होती है? 1955 में। और वो लागू कब होती है फिर वो रिपोर्ट? तो वो रिपोर्ट लागू होती है 1 नवंबर 1956। ठीक है। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग
ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम को जो है 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया। और फिर जो है भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में रीऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27वां 27th, निम्न किस क्षेत्र में को पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? कि जैसे भारत में अंग्रेज थे, भारत के बहुत बड़े हिस्से पे अंग्रेजों का कब्जा था, ठीक वैसे ही गोवा ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, तो पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्र निर्माण में बाधा कौन कौन सी बाधाएं हैं? कोई एक बाधा है या बहुत सारी बाधाएं हैं? तो ऑप्शन है ए अनपढ़ता, बी जातिवाद, सी बेरोजगारी, डी उपयुक्त सभी। तो उसका उत्तर है उपयुक्त सभी। यानी कि भारत की राष्ट्रीय एकता में अनपढ़ता भी एक बीमारी है, समस्या है, बाधा है, जातिवाद भी एक समस्या है, बेरोजगारी भी एक समस्या है। इसके अलावा भाषावाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये भी सभी बड़ी बाधाएं हैं भारत की राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में, भारतीय की राष्ट्रीय एकता में। ठीक है, आतंकवाद ऑल्सो, भ्रष्टाचार भी है। ठीक है, गरीबी, पॉवर्टी इज ऑल्सो। 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन है नगरीकरण, बी शिक्षा का प्रसार, सी औद्योगिकरण और डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों तत्व, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। ये तीनों ही राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 30th क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने कब की? तो महात्मा गांधी क्योंकि आज़ादी के बाद उनकी हत्या हो गई थी और वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाए क्योंकि नाथूराम गॉडसे ने उनकी जो है हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो इसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा, जो कि एक उग्र हिंदूवादी नेता थे। और वो महात्मा गांधी का मुस्लिमों के प्रति जो प्रेम था, या ये कह लीजिए कि मानवता के प्रति जो प्रेम था, उसकी वजह से वो उसको वो जो है उससे वो सहमत नहीं थे और काफ़ी हद तक भारत के समस्याओं के लिए वो महात्मा गांधी को जिम्मेदार समझते थे, मानते थे। इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को। तो इस वीडियो क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये 50 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है। और इस वीडियो के माध्यम से हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, छोटे बड़े सभी प्रश्नों को इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सहायता से ही समझने का बहुत प्रयास किया है। और हर यहाँ जो सब टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट जो उसका बिंदु है, उसको छूने का प्रयास किया है। और यदि आप इसको ध्यान से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो सारा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या आपको लगे कि इसने हमारी इस वीडियो से हमें कोई हेल्प मिल रही है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, समझने में, और आपको लगे कि ये शेयर करने लायक है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।